हेलो एवरीवन। आज 2 नवंबर और आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो तंजानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं हमारे जैन मैगुफुली। इससे पहले भी ये राष्ट्रपति थे। ये दोबारा से तंजानिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। दूसरा, तंजानिया की बात की जाए तो जो तंजानिया है वो हमारा पूर्वी अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर कहना चाहिए लगा हुआ है। तंजानिया की कैपिटल की बात की जाए तो उसकी कैपिटल है हमारी डोडोमा। दूसरा, तंजानिया से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे दो द्वीप हैं, एक का नाम है जंजीबार द्वीप और एक का नाम है पेम्बा द्वीप। ये दोनों हमारे प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप हैं। और जैसे अंडमान निकोबार द्वीप हुआ या लक्षद्वीप हुआ उस पर भारत का आधिपत्य है, तो वैसे ही जंजीबार द्वीप और पेम्बा द्वीप पर किसका आधिपत्य है? हमारा तंजानिया का। ठीक। और ये दोनों द्वीप ही मिलकर पूरे वर्ल्ड के लौंग उत्पादन का 90% लौंग उत्पादित करते हैं। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक लौंग कहां उत्पादित होती है, तो कंट्री का नाम पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा तंजानिया, या द्वीपों को पूछा जाए तो जंजीबार द्वीप और हमारा पेम्बा द्वीप। इसके अलावा दो नेशनल पार्क भी तंजानिया के बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, और एक का नाम है सेरेंगेटी नेशनल पार्क और दूसरे का नाम है हमारा किलिमंजारो नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क भी हमारे कहां पर हैं? तंजानिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस संगठन ने डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो समझ आ रहा होगा, डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है तो ये हमारा जारी किया है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने। किसने जारी की है? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूकेआईबीसी शॉर्ट में बोलते हैं इसको। इसने रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के माध्यम से इसने ये बोला है कि भारत में जो व्यापार करने का वातावरण है, यानी कि जो व्यापारिक एटमॉस्फेयर है, वो उसमें धीरे धीरे से सुधार हो रहा है। और इस माहौल का फायदा उठाकर यूके और कहना चाहिए इंडिया दोनों के व्यापारिक हितों को बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा, यहीं पर याद रखना कि मैंने यहां पर लिखा है क्वेश्चन में डूइंग बिजनेस इज इंडिया रिपोर्ट। एक रिपोर्ट और जारी की जाती है इसी के नाम से मिलती जुलती, और वो है हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नाम से लग रहा होगा कि व्यापार करने में आसानी। तो अगर ये पूछा जाए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन संस्था जारी करती है, तो ये हमारी जारी करती है कौन? वर्ल्ड बैंक, याद रखना। और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो 63वीं रैंक है इसमें। और इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन सा कंट्री है, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा है? तो हमारा है न्यूजीलैंड। कौन सा कंट्री? न्यूजीलैंड। और नाम से लग रहा होगा कि ये रिपोर्ट जो होती है, वर्ल्ड बैंक तकरीबन दुनिया के 190 देशों की अर्थव्यवस्था का माहौल देखता है और उसके बाद ये तय करता है कि किस कंट्री में व्यापार करने में आसानी होगी, समझ में आ रहा होगा, इजीनेस होगी। तो उसके आधार पर सबसे ज्यादा आसानी किसमें है? न्यूजीलैंड में। और इंडिया की इसमें रैंक कौन सी है वर्तमान में? 63वीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा राज्य भारत में जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत में जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है वो है बंगाल। सबसे ज्यादा बंगाल में जूट पैदा होता है, उससे कम होता है बिहार में, उससे कम होता है असम में और उससे कम होता है उड़ीसा में। समझ आ रही ना? और उसके बाद हमारा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। ये क्रम से हमारे 5 राज्य लगे हुए, बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। अभी जूट को लेकर केंद्र सरकार कुछ पॉलिसी बदल रही है, तो इसीलिए क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो कैपिटल हो गई इसकी क्या? कलकत्ता। और इसके अगर हम गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर हैं हमारे जगदीप धनकर। और यहां के सीएम की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है। तो ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पैरासाइट फिल्म को। ठीक है ना? और इन पुरस्कारों को जो हमारी एशियाई फिल्म अवार्ड एकेडमी है उनके द्वारा प्रदान किया जाता है। और सबसे पहले ये अवार्ड प्रदान किए गए थे कब? तो 2007 में। दूसरा, इंडिया से रिलेटेड याद रखना है कि जो हमारी बॉलीवुड की मूवी है उसका नाम है गली बॉय, और इस मूवी को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड प्रदान हुआ है। क्या? बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। इसका अवार्ड अगर पूछा जाए किसको मिला है, तो हमारा मूवी है गली बॉय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संगठन ने फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन किया है। तो ये आयोजन किया हमारा आईटीबीपी ने। आईटीबीपी के द्वारा 31 अक्टूबर को राजस्थान का जगह पड़ती है या डिस्ट्रिक्ट है हमारा जैसलमेर, वहां से इसको प्रारंभ किया। और यह उत्सव 3 दिन तक चलेगा, यानी कि 2 नवंबर यानी कि आज तक चलेगा। और इसमें विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवान हैं, इसके अलावा अन्य कर्मी भी भाग लेंगे। और इसके अंतर्गत तकरीबन वो 200 किलोमीटर की दूरी करेंगे तय। आईटीबीपी की बात कर ली जाए, आईटीबीपी तो उसकी फुल फॉर्म होगी हमारी
इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, क्या इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इस और ये किसके अधीन कार्य करती है, तो याद रखना रक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं करती है कार्य, या गृह मंत्रालय के अधीन करती है कार्य, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1962 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो दिल्ली में है, और इसके जो डीजी हैं उनका नाम है SS देसवाल, पूरा नाम सुरजीत सिंह देसवाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 1 नवंबर को, ठीक है ना। सबसे क्या है इसके मनाने के पीछे जो कहानी है, 1977 में उत्तरी अमेरिकी जो शाकाहारी समाज है, ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिकी शाकाहारी समाज है, इसी का स्थापना हुई है 1 नवंबर को। तो इसी उपलक्ष्य में हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। दूसरा, एक साल बाद जस्ट ही यानी कि 1978 में जो अंतरराष्ट्रीय शाकाहार संघ है यानी कि इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनियन है, IVU, उसने भी शाकाहार के बारे में प्रमोट करना शुरू कर दिया। यानी कि शाकाहार से जीवन शैली अगर लोग अपनाते हैं, शाकाहारी जीवन शैली, तो क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य किया जाता है 1 नवंबर को। तो विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गिफ्ट सिटी को विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो यह समझौता किया है यूनाइटेड किंगडम के साथ, ठीक है ना। और दूसरा पूछा जाए कि भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी क्या है, गिफ्ट सिटी की हमारी जो कहना चाहिए जो विकसित कर रहा है यूके की मदद से, उसकी फुल फॉर्म है हमारी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। क्या दोबारा बोल रहा हूं, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है ना। ये हमारे गुजरात के गांधीनगर में स्थापित हो रही है और इसमें हमारा यूके कर रहा है मदद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सर शॉन केनेरी का निधन हुआ है, वह क्या थे, तो यह थे हमारे अभिनेता, ठीक है ना। याद रखना ये शॉन केनेरी की इमेज लगी हुई, तो शॉन केनेरी एक हॉलीवुड अभिनेता हैं और ये चर्चित क्यों हुए कि सभी को पता होगा कि जेम्स बॉन्ड सीरीज की जो फिल्में आती हैं उसमें जेम्स बॉन्ड बदलते रहते हैं, तो जो पहले जेम्स बॉन्ड बने थे सबसे पहले वही थे हमारे शॉन केनेरी, यानी कि सबसे पहले जेम्स बॉन्ड नाम से इन्होंने ही अभिनय किया था और इन्होंने इस किरदार की तकरीबन 7 फिल्में की हैं, यानी कि जेम्स बॉन्ड सीरीज की 7 फिल्में की हैं और हाल ही में 90 वर्ष की एज क्रॉस करके इनका भी हुआ है निधन, ठीक है ना। तो सर शॉन केनेरी क्या थे, हमारे एक अभिनेता। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है, तो ये सुरक्षित बैंक सबसे घोषित किया गया हमारा डीवीएस बैंक, ठीक है ना। जो डीवीएस बैंक है हमारा वो कहां का बैंक है, तो सिंगापुर का बैंक है। इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। एक कंपनी थी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, तो उसी का एक सब पार्ट है ये हमारी ये बैंक है, ठीक है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पर है, सिंगापुर में। और इसके वर्तमान में पूछा जाए कि चेयरमैन कौन है, तो ये चेयरमैन है यहाँ के पीटर सिहा। कौन है, पीटर सिहा। और इसके सीईओ पूछा जाए तो ये भारतीय हमारे, और ये हमारे सीईओ वर्तमान में पीयूष गुप्ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि IIFFB 2020 अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है, तो पहला तो हमारा आंसर हो गया कांति फिल्म को, और यह एक मलयालम फिल्म है, ठीक है। दूसरा, IIFFB की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। क्या है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन। तो ये IIFB का जो था वो तीसरा संस्करण था, यानी कि तीसरी बार यह पुरस्कार दिया गया है। और सबसे फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, इसमें काथी को। दूसरा से जुड़ी हुई 2 चीजें और हमारे इंपॉर्टेंट हैं कि सभी ने अभिनेता ओमपुरी का नाम सुना होगा जिनका निधन हो चुका है। तो ओमपुरी को कहना चाहिए मृत्यु के पश्चात लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, पूछा जा सकता है कि IIFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, तो हमारा ओमपुरी को। दूसरा, एक हमारे शेफ हैं और उनका नाम है विकास खन्ना, ठीक है ना। और इनको अवार्ड मिला है प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड। क्या मिला है, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड। तो किसको मिला है, विकास खन्ना को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार
बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे अच्छा शासित राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ये हमारा आंसर हुआ केरल। क्या है, जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स है, इसमें यह देखा जाता है पूरे भारत में कि कौन से राज्य में गवर्नेंस यानी कि शासन व्यवस्था अच्छी चल रही है। समझ में आ रहा है? ठीक ना। यानी कि इस इंडेक्स के द्वारा यह बताया जाता है कि किस राज्य में शासन व्यवस्था अच्छी है। तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक बड़ा राज्य, ठीक है ना, एक छोटा राज्य में कैसी चल रही है, और दूसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश में कैसी चल रही है। तो जो क्वेश्चन में है, तो बड़े राज्यों में सबसे अच्छी व्यवस्था किसमें है? केरल में। और सबसे खराब पूछी जाए किसमें है, तुम्हारा आंसर होगा किसमें? यूपी में। समझ आ रहा होगा? सबसे टॉप पर यह है बड़े राज्यों में, और सबसे खराब कौन सा है हमारा? सबसे खराब है हमारा यूपी। बात को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसके बाद छोटे राज्यों की बात की जाए, तो छोटे राज्यों में सबसे अच्छी जो शासन व्यवस्था है वो किसमें है? गोवा में। और सबसे अगर खराब पूछी जाए तो वो खराब किसमें? हमारी मणिपुर में, ठीक है ना। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की पूछी जाए, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छी जो शासन व्यवस्था है वो है हमारी चंडीगढ़ में। और सबसे अगर खराब पूछी जाए तो वो है हमारी दादरा एवं नगर हवेली में, ठीक है ना। तो जो हमने रिसेंटली क्वेश्चन रखा है वो बड़े राज्यों का रखा है, तो कुछ भी पूछ सकता है। बड़े राज्यों में अच्छी केरल में, खराब यूपी, छोटे में गोवा में टॉप मोस्ट और मणिपुर में खराब, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे अच्छी और दादरा एवं नगर हवेली में सबसे खराब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नेडू नेडू पहल किस राज्य में कार्यरत है? तो ये कार्यरत है हमारी किसमें? आंध्र प्रदेश में। दूसरा अगर पूछा जाए कि ये पहल का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक लाइन, तो इस पहल का उद्देश्य केवल यह है कि आंध्र प्रदेश में शैक्षणिक सुधार करना है। यानी कि जैसे इंग्लिश मीडियम या प्राइवेट स्कूलों में माना जाता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है, तो वैसे ही हमारे आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों का स्तर उठाने के लिए जो योजना प्रारंभ की है वो हमारा हो गया नेडू नेड पहल। और रिसेंटली ये दोबारा से चर्चा में आई, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने सभी विभागों को राज्य सरकार की नेडू नेडू पहल के तहत ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा सतर्कता जो कार्यक्रम होते हैं उनको शामिल करने का दिया है निर्देश, ठीक है। तो बहरहाल नेडू नेडू पहल कहां पर चल रही है? तो आंध्र प्रदेश में। और किससे संबंधित है? शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो कैपिटल क्या है यहाँ की? तो अमरावती, ठीक है ना। दूसरा आंध्र प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए कौन है? तो ये गवर्नर है हमारे विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी। कौन है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य की परीक्षाओं में भरे जाने वाले आवेदन पत्र में जो लिंग श्रेणी में नया ट्रांसजेंडर विकल्प प्रस्तुत किया? समझ में आ रहा होगा? अभी तक फॉर्म भरे जाते थे तो उसमें 2 ही कॉलम रहते थे, हमको टिक मारना था मेल या फीमेल पर, ठीक है ना। लेकिन अब उसमें हमारा कहना चाहिए कि एक राज्य लोक सेवा आयोग है और उसका आंसर हुआ हमारा असम, ठीक है ना। तो असम के राज्य लोक सेवा आयोग ने नया ऑप्शन भी जोड़ा है, उसमें जोड़ दिया है ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। तो किसने विकल्प प्रस्तुत किया है? हमारा असम ने। असम की बात की जाए तो असम की कैपिटल क्या है? हमारा दिसपुर है कैपिटल। असम के अगर गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम के सीएम की बात यानी कि मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग की बात चल रही है, तो पूछा जाए कि राज्य लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो हमारा आर्टिकल 315 में है राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ठीक है ना। तीसरा, कार्यकाल पूछा जाए तो इनका कार्यकाल है 62 साल की उम्र या 6 साल की सर्विस, ठीक है ना। इसमें से जो भी पहले हो जाती है चीज तब तक ये अपने पद पर रहते हैं। और इनको त्यागपत्र देना है तो राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकते हैं, और कुछ गड़बड़ करते हैं तो इनको टाइम से पहले हटाने का अधिकार फिर है हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास। तो याद रखना, नॉर्मली ये होता है कि जो नियुक्त करता है वही समय से पहले हटाना चाहता है तो हटाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। नियुक्त तो कर रहा है राज्यपाल, लेकिन टाइम से पहले कौन हटा रहा है? हमारा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, रैथु वेदिका का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हमारा उद्घाटन किया गया है तेलंगाना राज्य में, बिल्कुल याद रखना, ठीक है ना। और इसका सीधा सा उद्देश्य ये है, ठीक है ना, कि इसके तहत हमारा किसानों को समूहों में बांटा जा रहा है, यानी कि उनको जो किसान बिखरे हुए हैं उनको समूह में संगठित किया जा रहा है।
और इसके बाद सरकार से ये वित्तीय सहायता ये समूह ही प्राप्त करेंगे। यानी जो किसान बिखरे हुए होते हैं उनको वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त हो पाती है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। तो जो रईतु वेदिका के द्वारा किसानों को समूह में इकट्ठा किया जा रहा है और इसके बाद इन रईतु वेदिकाओं को ही कहना चाहिए कि सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। और हमारा तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि पूरे राज्य में 2601 रईतु वेदिका का गठन किया जाएगा, यानी कि किसानों के 2601 समूह बनाए जाएंगे। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना की कैपिटल है हमारी हैदराबाद, ठीक है ना। तेलंगाना के जो गवर्नर हैं तो उनका नाम है तमिलसाई सौंदरराजन, तमिलसाई सौंदरराजन। और यहाँ के जो तेलंगाना के सीएम हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्वयं पूर्ण पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये पहल प्रारंभ की गई है हमारी गोवा में, ठीक है ना। दूसरा, और इसका सीधा सा उद्देश्य ये है, ठीक है, कि हमारा गांव का या जो गांव के लोग हैं उनको पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है ना। आत्मनिर्भर बनाने के क्या है कि चर्चा में क्यों आई कि अभी रिसेंटली जो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, उन्होंने एक घोषणा कर दी कि अगर भगवान भी धरती पर आ जाए तो 100% सरकारी नौकरी नहीं प्रदान कर सकते। यानी जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, तो सबको रोजगार तो दिया जा सकता है लेकिन सरकारी नौकरी सभी लोगों को प्रदान नहीं की जा सकती, ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य से कि सरकारी नौकरी जिनको ना मिल पाए उनको आत्मनिर्भर बना दिया जाए, यानी कि स्वयं वो रोजगार पाने में सक्षम हो, इसीलिए पहल शुरुआत कौन सी की गई है? स्वयं पूर्ण पहल। और इसके तहत यह बोला गया है कि जितने भी गजटेड ऑफिसर होंगे यानी कि राजपत्रित अधिकारी होंगे हमारे राज्य के, ठीक है ना, वो पंचायतों का दौरा करेंगे और जितनी भी विकास योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर पर करेंगे लागू। दूसरा क्या है, साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि गांव में जो संसाधन मौजूद हैं, उपस्थित हैं, रिसोर्सेज, उनके बारे में जांच की जाएगी, ठीक है ना। और इन्हीं संसाधनों को यूज करके कैसे गांव में रोजगार उत्पन्न किए जाएं, यानी कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसी के बारे में ये अधिकारी अपने सुझाव भी देंगे जिससे कि बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। तो स्वयं पूर्ण पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई है? आंसर हो गया हमारा गोवा, ठीक है। गोवा की बात की जाए तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के गवर्नर की बात की जाए तो गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है ना। और गोवा के सीएम कौन है? तो ये हमारे प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत। तो ये आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले सेक्शन के साथ कल मिलते हैं। टिल देन बाय।